सर्दी की दोपहर थी। मोहल्ले की सारी औरतें पार्क में बैठी थी और संतरे खाते हुए पंचायत कर रही थी। अरे बहन, तुमने सुना क्या? सत्तू की बीवी को मायके में पूरा 1 महीना हो गया, अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने पूछा तो सत्तू की माँ कहती है उसकी माँ बीमार है, इसलिए रुकी है। हाँ भाई हाँ, हम तो कुछ जानते ही नहीं है ना। हमारे बाल तो ऐसे ही धूप में बैठकर सफेद हुए हैं ना। अरे नाराज होकर बैठी होगी मायके में, और क्या। अरे और क्या, ये आजकल की लड़कियां, इनका कोई भरोसा है क्या? ऐसी बिगड़ी बिगड़ी लड़कियां होती है, फिर आगे चल के यही बहू बनती है। तीनों औरतें बातें बना रही थी, तभी वहां से सुशीला गुजरती है। उसके साथ में उसका पति भी था। सुनिए जी, मैं जरा इन लोगों को खुशखबरी देकर आती हूँ, आप घर चलिए। सुशीला, तुम इन लोगों को जानती हो ना, अभी तुम इन्हें अच्छी खबर सुनाने जाओगी और ये उसमें अपने प्रपंच जोड़ेगी। आप बात सही कह रहे हो, लेकिन अब ये लोग चाहे जैसे भी हो, मगर इन्हें नहीं बताएंगे तो भी ये प्रपंच करेगी। इससे अच्छा हम सामने से बता देते हैं। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुशीला मिठाई का डब्बा लेकर पार्क के अंदर आ जाती है। क्या बात है, महिला मंडल धूप सेक रहा है। अरे आओ आओ सुशीला, तुम तो हमारे साथ में कभी आकर बैठती नहीं, लगता है तुम्हें हमारी कंपनी पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो संतोषी, मैं तो आज तुम सबके लिए खास मिठाई लेकर आई हूँ, ये लो। सुशीला सबको मिठाई खिलाती है। अरे मिठाई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये किस खुशी में खिला रही हो? बहुरिया की कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने बताया तो था कि अभी नौकरी कर रही है, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, तुम ना अपनी बहू को बिगाड़ रही हो सुशीला। लेकिन मिठाई किस खुशी की है, ये तो बताओ। अरे मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, उसी की खुशी में आई है मिठाई। सुशीला की बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कोकिला उसे गले लगा लेती है। वाह वाह, क्या खबर सुनाई है सुशीला, बहुत बहुत बधाइयाँ। अरे हाँ, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। अब ऐसे में एक अच्छा लड़का और परिवार मिले तो बस शादी कर देनी चाहिए। हाँ वही तो, इसलिए मैंने पूजा की शादी तय कर दी। अच्छा, अब मैं जरा घर चलती हूँ, बहुत सी तैयारियां करनी है। सुशीला उठी और पार्क से बाहर चली गई, लेकिन उसके पीछे से तीनों औरतों ने जोरदार प्रपंच करने शुरू कर दिए। अरे रे, ये कोई उम्र है शादी की इस लड़की की? अभी तो बस 21 साल की तो है। पूछो मत, बहू से नौकरी कराती है और बेटी की शादी कराए दे रही है ऐसे कच्ची उम्र में। अरे ऐसा भी क्या बोझा, अपनी ही तो लड़की है। बता, इतनी खुशी से मिठाई बांट कर गई है, कितनी अजीब बात है। खैर हमें क्या। और इस तरह तीनों पंचायती सहेलियां अपने अपने घर चली गई और सारे मोहल्ले में सुशीला की बेटी की शादी की बात आग की तरह फैल गई। सुशीला के घर पर, मम्मी जी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पूजा की शादी में कितना मजा आएगा ना, हम खूब शॉपिंग करेंगे और रोज गाने बजाकर डांस भी करेंगे। हाँ हाँ, और बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा बहू रानी, सिर्फ मजे ही नहीं है। सब लोग हंसी खुशी से बात कर रहे थे, लेकिन पूजा गुमसुम थी। क्या बात है पूजा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भैया, बस आप लोगों ने मेरी शादी थोड़ी जल्दी तय कर दी। मेरे सारे दोस्त मुझसे यही कह रहे हैं, तू तो बाल विवाह कर रही है। मुझे बहुत बुरा लगा। ओहो, तुम लोगों की क्यों सुन रही हो पूजा? पहले ये सोचो, इतनी कम उम्र में कॉलेज खत्म होते ही तुम्हें प्लेसमेंट मिल गया, और वो भी इतनी अच्छी कंपनी में। हाँ बेटा, अब अगर तेरी पढ़ाई खत्म हो गई और तुझे तुरंत इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और फिर इतना बढ़िया रिश्ता आ गया, तो बता शादी करने में भला क्या बुराई है? और तुझे लड़का पसंद भी तो है ना? हाँ मम्मी, लड़का तो मुझे पसंद है, मैं खुश भी थी, लेकिन अब लोग बार बार टोक रहे हैं तो मैं भी सोच रही हूँ। अरे बेटा, लोगों का क्या है, उनके पास तो बस काम है टोकना और दूसरों की चीजों में कमी निकालना। तुम लोगों के बारे में मत सोचो, बस खुश रहो। ठीक है पापा, जैसा आप सब कहें। अपने परिवार के समझाने पर पूजा समझ जाती है। कुछ दिनों बाद पूजा और सोनम शादी की शॉपिंग करने के लिए बाजार गए हुए थे। देखो ना पूजा, ये कितनी अच्छी ड्रेस है, तुम ये ले लो और अपनी हल्दी में पहन लेना। हाँ भाभी, लग तो अच्छी रही है, लेकिन थोड़ी सी पुराने फैशन की नहीं है? इसमें थोड़ा कट स्लीव और बैकलेस दिखाना भैया। ओहो, क्या बात है नाना जी, आप तो एकदम स्टाइल में आ रही हैं। सोनम और पूजा खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे, तभी वहां पर कोकिला और उसकी बेटी मधु आ जाते हैं। अरे पूजा, सोनम, तुम दोनों यहाँ? जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी, वो हम थोड़ा शादी की शॉपिंग करने के लिए आए थे। बाजार में बहुत अच्छा सामान आया हुआ इस टाइम।
हाँ भाई, सामान तो अच्छा आया हुआ है, लेकिन तुम गलत बाजार में आ गई हो। यहाँ तुम्हें अपने काम का कुछ नहीं मिलेगा। कोकिला की बात सुनकर सोनम और पूजा को बहुत अजीब लगता है। पूजा पूछती है, गलत बाजार क्या मतलब है आपका आंटी जी? यहाँ गलत बाजार जैसा क्या है? अरे पूजा बिटिया, ये तेरी खेलने कूदने की उम्र है, शादी की नहीं। बच्चों की मार्केट दूसरी गली में लगी है। जी? कोकिला की बात सुनकर सोनम और पूजा हैरान रह जाती है और पूजा का तो मुंह ही उतर जाता है। भाभी अब घर चलते हैं, मुझे अब कुछ और लेने का मन नहीं है, चलिए। अरे लेकिन अभी तो बहुत सी चीजें लेने का मन था ना तुम्हारा, तो फिर अभी से घर क्यों चल रही हो? तुम तो लिस्ट बनाकर आई थी ना। नहीं भाभी, अभी कुछ लेने का मन नहीं, बस घर जाना है। सोनम ने देखा कि कोकिला की बात से पूजा कुछ उदास सी हो गई थी, इसलिए फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। रात में सुशीला ने सोनम से पूछा, क्या बात है सोनम, बाजार से आने के बाद पूजा कुछ दुखी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? हाँ मम्मी जी, बाजार में हमें कोकिला आंटी मिली और उन्हीं की वजह से पूजा का मूड खराब हो गया। अब क्या करें? क्या फिर से हम सब चलकर पूजा को समझाए? ऐसे तो मुझे उससे उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी जी, हमने पूजा को बहुत समझा लिया है और वो ऐसे नहीं समझेगी। अब हमें उसे एक अच्छा सा डेमो देना पड़ेगा, तभी वो मानेगी। डेमो? क्या मतलब है सोनम, कैसा डेमो? मैं आपको कल बताती हूँ। कल पूजा की हल्दी है ना, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल हल्दी होने के बाद से ही पूजा एकदम खुश रहेगी और कोई कुछ भी बोले उसे फर्क नहीं पड़ेगा। सोनम की बात सुनकर सुशीला के मन को थोड़ी शांति मिली। उसे सोनम पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अगले दिन पूजा की हल्दी थी और सभी लोग खुशी से नाच रहे थे। अरे ढोल वाले, जरा जोर से ढोल बजाओ, आज खाना नहीं खाया क्या? अरे मेरी बहन की हल्दी है। नहीं नहीं साहब, अभी लो। पूजा ने सुंदर सा पीला लहंगा पहना था और उसके साथ उसका होने वाला पति गौरव भी सोफे पर बैठा था। धीरे धीरे रिश्तेदार और पड़ोसी आना शुरू होते हैं। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो पूजा। सच में? थैंक यू। तभी मेहमान भी आने लगते हैं। ओहो, बड़ी अच्छी व्यवस्था है भाई। और देखो तो बड़ा मॉडर्न तरीके से हल्दी कर रहे शर्मा जी। लड़का लड़की दोनों साथ में हल्दी चढ़वाने के लिए बैठे। हाँ भाई, पूछो मत, आजकल तो उल्टी गंगा बहती है भाई। दूर खड़ी सोनम अपनी सास से कहती है, लो आ गई प्रपंचियों की टोली, और इन्होंने आते ही अपना काम भी शुरू कर दिया। अब देखती जाइए मम्मी जी, आज असली एंटरटेनमेंट होगा। पूजा और गौरव के आसपास कई रिश्तेदार बैठे थे और पूजा की चाची बोली, मेरी गुड़िया एकदम सुंदर लग रही है, हाय किसी की नजर ना लगे। पूजा की चाची की बात सुनकर संतोष ने धीरे से अपनी सहेलियों से कहा, हाँ भाई, इनकी लड़की तो नाजुक और कम उम्र की लग रही है, पर लड़का थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्यों है ना? अरे तुमने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली संतोषी बहन। उन औरतों ने आसपास खड़े कुछ और लोगों का ध्यान भी इस बात पर खींच लिया कि पूजा की शादी जल्दी हो रही है। हाँ वैसे बात तो सही है आपकी बहन जी, अभी हमारे परिवार में इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां बैठी है शादी करने को, लेकिन न जाने ही नहीं इतनी जल्दी क्या थी। अरे सच कहे बहन जी, आजकल की लड़कियां इतनी फॉरवर्ड है कि उन्हें ज्यादा दिन तक घर में रखना भी बहुत रिस्की होता है। हाँ, क्या मतलब आपका बहन जी? अरे छोड़िए ना, क्या ही कहे, हमें क्या करना दूसरों से। अरे इसमें छुपाने जैसा क्या है, जो है सो है। मैं बताती हूँ, अब ये पूजा है ना, ये शाम को इतनी देर तक घर से बाहर रहती थी। अब इतनी देर रात को अब घर से बाहर रहेंगे तो कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे ना। ये बात आपने एकदम ठीक कही, और वैसे भी शर्मा जी ने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी। अरे बेटी ही क्या, इन्होंने तो अपनी बहू को भी बहुत छूट दे रखी थी। अब ज्यादा छूट में यही होता है, फिर हाथ पीले मुंह काला। कहीं मुंह काला किया होगा पूजा बिटिया ने, इसलिए फटाफट विदा कर रहे। औरतें एक कोने में बैठकर पंचायत कर रही थी और सोनम उन पर नजर रखे हुई थी। तभी सोनम की माँ आती है। क्या बात है सोनम, इतना कान लगाकर क्या सुन रही हो? अरे तुम्हारी ननद की हल्दी है और तुम इधर कोने में खाली खड़ी हो। अरे माँ, इधर कोने में ही तो असली खिचड़ी पक रही है, आओ समझाती हूँ। सोनम अपनी माँ को कान में कुछ बताती है और फिर दोनों जोर से हंसती है। वाह वाह, तू मेरी ही बेटी है, मेरी तरह शातिर और समझदार। तो जाओ फिर माँ, अपना काम शुरू करो। इन्हें मसाला चाहिए ना, ये हमारी खुशियों में शामिल होने नहीं आई है, तो हम इन्हें अब अच्छे से मसाला देंगे। सोनल की माँ जाकर उसी टीम में शामिल हो जाती है जहाँ गॉसिप चल रही थी। अरे कोकिला बहन जी, आपसे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ मैं, आप तो बहुत स्लिम ट्रिम हो गई है।
अरे क्या अभी बहन जी, वो तो बस मैं थोड़ी सी डाइटिंग कर रही थी ना, इसलिए। वैसे क्या चर्चा चल रही है? अरे हाँ, हम तो बस ये बात कर रहे थे, ये लोग पूजा बिटिया की शादी जरा जल्दी नहीं कर रहे। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था? क्या वजह है? दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? हाँ, ये बात तो आपने एकदम ठीक कही। वजह तो है ही, बल्कि बहुत बड़ी वजह है, वरना इतनी जल्दी कोई लड़की शादी करती है क्या? जानकी की बात सुनकर सभी औरतों के कान खड़े हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ पूजा स्टेज पर बैठी ये सब देखकर परेशान हो रही थी। क्या हुआ पूजा, क्या सोच रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। पूजा चिंता में आकर सोनम को अपने पास बुलाती है। हाँ पूजा, कहो क्या हुआ? पानी चाहिए क्या? मुझे छोड़ो भाभी, उधर देखो, उधर मंडल में क्या चल रहा है। बहुत देर से आपस में बात कर रहे हैं और इधर देख देख कर हंस रहे हैं। ऊपर से आपकी मम्मी भी उनके साथ शामिल हो गई। अरे पूजा, चिंता मत करो, आज के बाद वो लोग कभी भी किसी की चुगली नहीं करेगी, बस देखती जाओ। सोनम देखती है कि कोकिला की बेटी मधु मजे से समोसे उड़ा रही थी और अपनी माँ के फालतू जोक्स पर खूब हंस रही थी। अरे मधु, कितना खाएगी? ये तेरी समोसे की चौथी प्लेट है, अभी तो खाना भी खाना है ना। सोनम के मजाक पर सब लोग हंसने लगते हैं। क्या भाभी आप भी? हाँ भाई, सोनम ठीक ही कह रही है बिटिया। अरे कल को तुम्हारी भी तो शादी होनी है, वैसे भी तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम लेट चल रही हो। जानकी की बात सुनकर सबका ध्यान अचानक से पूजा से हटकर मधु पर चला जाता है। अरे हाँ बिटिया, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कम से कम 28-30 साल की होने वाली हो और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्यों कोकिला बहन, ऐसा क्यों? अरे वो कोई अच्छा लड़का नहीं मिला ना, बस इसलिए। तभी तो आंटी जी, हमें पूजा की कम उम्र में ही अच्छा लड़का मिल गया तो हमने ज्यादा सोचा नहीं और फटाक से उसकी शादी कर दी, क्योंकि अगर ज्यादा लेट करते तो क्या पता अच्छा लड़का मिलता ही ना। अचानक से कोकिला की बोलती बंद हो गई। उसे समझ में आ गया कि सोनम उसे क्या समझाना चाह रही थी, लेकिन अभी सोनम का मन भरा नहीं था। और चाची जी आप बताइए, आप अपने घर की शादी की मिठाई कब खिला रही हैं? चिंटू भैया की शादी के लिए भी तो आप 1 साल से लड़की देख रही है ना? हाँ, लड़की तो देख रही हूँ, लेकिन अभी चिंटू की नौकरी पक्की नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है। अब ऐसे में जल्दी शादी के लिए कोई राजी नहीं होता क्योंकि आजकल सब लड़कियां नौकरी वाली होती है ना। हाँ वही तो, अब हमारी पूजा बिटिया की इतनी कम उम्र में इतनी बढ़िया नौकरी लग गई, उसके ऊपर लड़का भी पक्की नौकरी वाला, तो चटमंग निपट ब्याह तो बनता है। जानकी की बात ने और वजन जमा दिया। अब माहौल में एक अलग ही हवा थी और पूजा के चेहरे पर चमक वापस आ गई थी, लेकिन कोकिला समेत बाकी औरतों के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। अरे आप लोगों को इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, शादी वाला घर है, आप तो शादी का मजा लीजिए। लाओ छोटू, इधर ठंडा लेकर आओ, माहौल में काफी गर्मी है भाई। सुशीला ने स्टेज पर जाकर पूजा से कहा, देखा बेटा पूजा, लोगों का क्या है, उन्हें तो बस बोलना है। कोई जल्दी शादी कर रहा है तो दिक्कत, कोई लेट शादी कर रहा है तो दिक्कत, कोई शादी नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत। हाँ पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ना, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अब तो आखिर में तुम्हारे सामने ही सबूत आ गया ना। आप लोग एकदम ठीक कह रहे थे। अब मैंने सोच लिया है, कोई कुछ भी कहे मुझे किसी की नहीं सुननी, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। ये हुई ना मूड फ्रेश कर देने वाली बात। सोनम ढोल वाले के आगे जाकर कहती है, यहाँ तो सबका मूड फ्रेश हो गया है भाई, लेकिन लगता है आज आपका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए आप ऐसे धीरे धीरे ढोल बजा रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपकी बात सुनकर तो हमारा मूड भी एकदम फ्रेश हो गया। अभी लीजिए जोरदार ढोल। ढोल वाला ढोल बजाने लगता है और सोनम पूजा और गौरव को ले आती है और वो सबके साथ नाचने लगते हैं। आखिरकार पूजा समझ जाती है कि लोगों को जितना बोलना है बोलने दो, क्योंकि लोग कभी बोलना बंद नहीं करते। मेरी ननद तो मुझे पागल बना रही है। मैंने इसके एक इशारे पर इसके लिए क्या क्या नहीं किया, और जब मेरी बारी आई तो इसने मुझे ठेंगा दिखा दिया। ससुराल में ऐसा ही होता है आयुषी, ये नंदे तो खासकर बस भाभीयों का फायदा उठाती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर गायब हो जाती हैं। और तुझे किसने कहा था इतनी भोली बनने को? नहीं, अब मेरे ससुराल में मेरे नियम चलेंगे। अब होगा एक हाथ दे और एक हाथ ले। अरे भाभी, आपसे मैंने कहा तो था कि मेरे लिए नाश्ते में चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाना। आपने ये क्या बना दिया है? मुझे मटर पनीर एकदम पसंद नहीं है, आप जानती तो हैं। अरे हेतल, मुझे मालूम है और याद भी था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे भैया कहने लगे कि उन्हें मटर पनीर खाना है। अब मैं सुबह सुबह अलग अलग नाश्ता तो नहीं बना सकती थी ना।
क्या भाभी आप भी? आपकी मैं इकलौती ननद हूँ और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं? अरे सुनो तो। हेतल गुस्से में टिफिन उठाकर बैग में रख लेती है और कॉलेज चली जाती है। आयुषी खुद से कहती है, अरे यार, क्या मैं भी, मुझे 2 तरह की पनीर बना देनी चाहिए थी। बेचारी नाराज होकर ही कॉलेज चली गई। चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी। आयुषी की नई नई शादी हुई थी और वो ससुराल में सबका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन उसके इस अच्छेपन का अक्सर हेतल गलत फायदा उठाती थी। माँ, माँ, देखो ना, 1 हफ्ते बाद मेरी सहेली की बड़ी बहन की शादी है। याद है वो भैया की शादी में आई थी तो उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी थी। मुझे भी कोई अच्छी सी साड़ी दिलाओ ना। अरे नहीं हेतल, अभी नहीं। अभी तूने किशोर की शादी में कितने कपड़े लिए थे, अब कुछ नया नहीं दिलाऊंगी। अरे माँ, वो सब तो मैंने पहन लिया और पहनकर फोटो भी डाल दी है ना। वाह वाह, तो अब तेरी हर फोटो के लिए हम नए कपड़े दिलाएंगे क्या? बेटा, हमारा सरनेम पांडे है, अंबानी नहीं। रश्मि की बात सुनकर हेतल चिढ़ जाती है, लेकिन आयुषी आगे बढ़कर उससे कहती है, अरे ठीक है ना हेतल, तुम मेरी कोई साड़ी पहन लेना। मेरे पास अभी शादी की कितनी सारी नई नई साड़ियां रखी है और तुम्हारे किसी दोस्त ने देखा भी नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाभी। तो चलो आपके कमरे में चलकर साड़ी देखते हैं। हेतल जल्दी से आयुषी के कमरे में चली जाती है, लेकिन रश्मि आयुषी को रोक कर कहती है, बहू, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ समझा देती हूँ। तुम इस हेतल की बच्ची को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। इतना बोलकर रश्मि उठकर रसोई में चली जाती है और आयुषी खुद से कहती है, हैं, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि सास ननद का ध्यान रखने से मना कर रही हो। भला ऐसा क्यों? खैर, बाद में सोचूंगी, पहले जाकर हेतल को साड़ी दे दूं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद आयुषी और किशोर पिक्चर देखने के लिए जाने वाले थे। आयुषी, जल्दी करो ना, शुरू की पिक्चर ही छूट गई तो देखने का मजा नहीं आएगा ना। हाँ हाँ, बस मैं तैयार ही हूँ, चलिए। लेकिन जब हेतल अपने भैया भाभी को ऐसे तैयार होता हुआ देखती है तो पूछती है, भैया भाभी, ये आप लोग इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? लो, इसका टोकना बहुत जरूरी था, वो भी जब हम पहले से ही लेट हैं। किशोर के ऐसे बोलने पर हेतल चिढ़ जाती है और पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाने लगती है। नहीं बताना, तुम मत बताओ ना, मैं भी नहीं जानना चाहती। अरे अरे रुको हेतल, तुम बुरा मत मानो। अपने भैया को जानती तो हो ना कि बस ये मजाक करते हैं। अरे ये तो मुझे पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? क्या? वो जो नई पिक्चर आई है वो, जिसमें हीरो जासूस बनकर पाकिस्तान में रहने जाता है? हाँ हाँ, मैं चलूंगी ना, जरूर चलूंगी, बस अभी आई कपड़े बदल कर। हेतल के जाते ही किशोर आयुषी से गुस्से में बोला, ये क्या आयुषी, तुमने इस नकचढ़ी को क्यों बुला लिया? अरे राम राम, आप अपनी बहन के लिए ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप तो बड़े खराब भाई हैं। हाँ, मैं खराब भाई हूँ और तुम अच्छी भाभी, लेकिन तुम अभी अपनी ननद को जानती नहीं हो। वो बहुत नकचढ़ी है, देखती जाओ, तुम्हें भी अपने असली रंग जल्दी ही दिखाएगी। किशोर गुस्से में कार निकालने चला जाता है और आयुषी किशोर के बोलने पर सोच में पड़ जाती है। पहले मम्मी जी और अब किशोर जी, ये सब लोग मुझे बार बार क्या कहना चाह रहे हैं? लगता है कि इस घर में हेतल के साथ बड़ा अन्याय होता है। सब उसे ऐसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं उसका एकदम अपनी छोटी बहन की तरह ध्यान रखूंगी। आयुषी, हेतल और किशोर साथ में पिक्चर देखने जाते हैं। पिक्चर के बीच में ही आयुषी किशोर से कहती है, सुनो ना, आप जाकर मेरे लिए पॉपकॉर्न का बड़ा वाला टब ले आइए ना। हाँ हाँ भैया, और एक टब मेरे लिए भी लाना और कैरमल फ्लेवर लेकर आना। हाँ हाँ जरूर, मैं यहाँ पिक्चर देखने थोड़ी ही आया हूँ, मैं तो पॉपकॉर्न की लाइन में लगने आया हूँ। किशोर पॉपकॉर्न लेने चला जाता है, तब हेतल आयुषी से कहती है, भाभी भाभी, पिक्चर के बाद आप भैया से कहना कि हमें यहाँ पास में जो बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है ना, वहां ले चलें, मेरे कहने से नहीं जाएंगे। अरे बिल्कुल हेतल, मैं उनसे कहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम जरूर जाएंगे। फिल्म खत्म होने के बाद, सुनिए ना, अब भूख लग रही है, यहाँ आसपास कुछ अच्छा खाने को मिलेगा क्या? जैसे जैसे कुछ चाइनीज। ओह, सब समझ रहा हूँ मैं कि चाइनीज किसे खाना है। अरे चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? फिर आयुषी किशोर को मना कर हेतल को उसकी पसंदीदा जगह पर खाना भी खिला लाती है, लेकिन रात में किशोर आयुषी से कहता है, आयुषी, तुम हेतल के पीछे इतनी जान क्यों देती हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी इकलौती ननद है, तो उसके लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? अच्छा, वो मेरी भी इकलौती बहन है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम जरा अब ये पता करो कि वो तुम्हारे लिए क्या और कितना कर सकती है। क्या? हाँ,
अगर बात एक दूसरे के लिए कुछ करने की ही है तो मैं चाहता हूँ कि ये एक तरफा ना हो। हेतल भी तुम्हारे लिए बराबर सोचे और करे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं उससे जो कहूंगी वो करेगी मेरे लिए। ठीक है आयुषी, ये भी देख लेते हैं। इतना बोलकर किशोर तो सो गया, लेकिन आयुषी के मन में शंका डाल गया। अगले सवेरे से ही आयुषी के मन में यही सब चल रहा था। हेतल कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी। सुनो हेतल। हाँ, जल्दी बोलिए ना भाभी, बहुत लेट हो रहा है मुझे। वो तुम्हारे कॉलेज के बाहर एक दुकान है ना, जहाँ लेडीज का सामान मिलता है? हाँ, तो उसका क्या भाभी? हाँ, तो आज कॉलेज से वापस आते वक्त वहां से मेरे लिए हरी चूड़ियां ले आना। कल मुझे पूजा में चढ़ाना है और मेरे पास हरी चूड़ियां नहीं है। आयुषी को उम्मीद थी कि ऐसी छोटी सी चीज को तो हेतल झट से कर देगी, लेकिन उसकी उम्मीद से उल्टा हेतल तो उस पर चिल्ला पड़ी। अरे भाभी, क्या बात करती हो? मैं कॉलेज से आते वक्त वैसे ही इतना परेशान हो जाती हूँ। वहां न जल्दी रिक्शा वाला मिलता है, ना ऑटो, और ऐसे में मैं वहां खरीदारी करने जाऊंगी तो घर आने में और लेट होगा। अब तो दिन भर खाली ही रहती हो, खुद जाकर ले आना या भैया से कह दो। इतना बोलकर हेतल कॉलेज के लिए निकल गई और आयुषी की आंखों में आंसू ही आ गए। सोफे पर बैठी रश्मि ये सब देख रही थी। क्या हुआ बहू, तुम्हें हेतल से ये उम्मीद नहीं थी ना? जी जी, वो मम्मी जी। इसलिए ही तो मैं और किशोर तुम्हें समझा रहे थे। ये ऐसी ही है बेटा, नक चढ़ी और मतलबी। और तुम हमारी बहू हो तो क्या हुआ, हम ऐसा थोड़े चाहेंगे कि हमारी बेटी हमारी बहू की अच्छाई का फायदा उठाए। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है मम्मी जी। हेतल ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने उसके लिए कितना किया है, और झटक के मुझे मना करके चली गई, जबकि मैंने उससे कितना छोटा सा काम कहा था। बेटा, मैं तो तुझे अब एक ही सलाह दूंगी, एक हाथ दे और एक हाथ ले। क्या? क्या मतलब मम्मी जी? मतलब कि बेटा, अगर अब तू हेतल के लिए कुछ करती है तो मुफ्त में मत कर। उसे ये समझ में आना चाहिए कि किसी से कुछ लेने के बदले देना भी होता है। हम तो सिखा नहीं पाए, अब तू ही कुछ कर। ये तू अपनी ननद की बहुत बड़ी मदद करेगी एक अच्छा इंसान बनने में। क्या आप भी मम्मी जी, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रही हैं, और अब मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं हेतल को बताती हूँ कि उसकी प्यारी भाभी क्या चीज है। फिर क्या था, अगले दिन से आयुषी का एक मिशन एक हाथ दे और एक हाथ ले शुरू हो जाता है। भाभी, वो मुझे आपका मेकअप आज एक दिन के लिए चाहिए था। मुझे तैयार होकर अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ले लेना। लेकिन 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 क्या भाभी? अरे लेकिन हेतल, मुझे भी तुमसे एक काम था। पहले तुम मेरा एक काम कर दो, फिर मैं तुम्हें मेकअप दे दूंगी। आज पहली बार आयुषी ने कुछ करने से पहले शर्त रखी थी। इस बात से हेतल हैरान रह जाती है। क्या क्या काम है आपका, बताइए। अरे हेतल, तुम तो आज बर्थडे पार्टी में जा रही हो। मम्मी जी का और मेरा व्रत है, तो मैं हम दोनों के लिए फलाहार तो बना लूंगी, लेकिन तुम्हारे भैया तो खाना खाएंगे ना, इसलिए तुम एक काम करो, उनके लिए कुछ खाने को बना दो। हैं? अरे लेकिन मैं क्यों करूं? मेरा पहले से ही व्रत है ना, तो फिर ऐसे में दो दो लोगों का अलग खाना बनाने में मैं बहुत थक जाऊंगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने। आप तब तक अपना सबसे अच्छा मेकअप निकाल कर रखिए, फिर मैं आकर ले जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, कितनी प्यारी हो तुम, ऐसी ननद भगवान सबको दे। हाँ, ठीक है, जाती हूँ भाभी। हेतल नाक सिकोड़ते हुए रसोई में जाती है और मन ही मन सोचती है, ये अच्छा है, खुद तो भाभी आराम करेगी और खाना मैं बनाऊं, लेकिन अब मेकअप चाहिए तो करना ही पड़ेगा। हेतल जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए खाना बना देती है और फिर अपनी भाभी से मेकअप लगाकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। अगले दिन, ओफो, ये मेरे फोन का चार्जर फिर से खराब हो गया। भाभी का भी तो सेम फोन मॉडल है, उनसे चार्जर ले लेती हूँ। हेतल अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, अरे भाभी, जरा अपना चार्जर तो दे देना। हाँ हाँ हेतल, क्यों नहीं, मगर अब क्या हुआ भाभी? वो दरअसल अभी तो मेरा फोन चार्ज हो रहा है, ये 5 मिनट में हो जाएगा। तब तक तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। फिर जब चाय लेकर आना तो चार्जर ले लेना। क्या चाय बनाऊं? मगर ये काम आप भी तो कर सकती है ना भाभी। अरे चार्जर तुम्हें चाहिए ना, तो बना दो ना एक कप चाय। हाँ, अच्छा ठीक है। हेतल रसोई में जाकर एक कप चाय बना देती है और अपनी भाभी को लाकर दे देती है। वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू है चाय की। ये लो हेतल, अब तुम चार्जर ले जाओ। लेकिन इस बार हेतल बिना कुछ बोले ही चार्जर लेकर अपने कमरे में चली जाती है। लगता है अब हेतल को मेरा बर्ताव चुभने लगा है। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है।
अगले दिन सुबह सुबह ही हेतल फिर से अपने कपड़े लेकर आयुषी के कमरे में आ जाती है। भाभी, आप भैया के कपड़े तो प्रेस कर ही रहे होंगे ना, तो ये मेरे भी कर दो, फिर मैं जल्दी से नहा लूं। और हाँ, ब्रेकफास्ट में आज चिली पनीर फ्राइड राइस ही बनाना। इतना बोलकर हेतल जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी आयुषी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे अरे, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो ननद जी, जरा रुको तो। अरे क्या हुआ भाभी, देखती नहीं मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, सब दिखाई दे रहा है, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा कॉलेज 10 बजे से होता है और अभी सिर्फ 8 बजा है। तो अभी मुझे नहाने में भी तो टाइम लगेगा ना भाभी। हाँ हाँ, पूरा 1 घंटा। मैडम जी गाने चलाते हुए जो नहाती है। ओफो, तो अब आपको उसमें भी दिक्कत है भाभी। नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट में चिली पनीर और फ्राइड राइस खाने का है तो ये कपड़े खुद प्रेस करो, और अपने भैया के भी पहले कर देना, उन्हें तो 9:30 बजे ही निकलना होगा। क्या मैं करूं? मगर अगर मगर कुछ नहीं हेतल, ब्रेकफास्ट में चिली पनीर फ्राइड राइस चाहिए तो जल्दी करो, मैं जा रही हूँ। आयुषी हेतल की कोई और बात सुनती भी नहीं और रसोई में चली जाती है। मजबूरी में हेतल को सभी कपड़े प्रेस करने ही पड़ते हैं, लेकिन अब मन ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जब सब नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं तो ओहो, आज तो हेतल की पसंद का चिली पनीर फ्राइड राइस बन ही गया। हाँ, तो क्या, कितने दिन बाद बनाया है? अरे दिन भर तो खाली ही रहती है भाभी, फिर भी इतना बोलने के बाद बनाई। बस करो हेतल, तुम्हारी भाभी खाली नहीं रहती, उनको भी 50 काम रहते हैं घर के। अरे छोड़िए ना, क्या आप भी उससे बहस कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप सबके हिसाब से तो मैं ही गलत हूँ। खैर, अब मैं सबको पहले ही बता दूं, शाम को मेरे दोस्त घर आएंगे ग्रुप स्टडी के लिए, उनके सामने ऐसी बातें मत ही करना। हेतल नाश्ता करके गुस्से में अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और आयुषी मन ही मन सोचती है, तो लगता है आज एक हाथ ले एक हाथ दे मिशन का आखिरी अंजाम दे देना चाहिए। शाम को दोस्तों के आने से पहले ही हेतल आयुषी को ऑर्डर देने आ जाती है। भाभी, मेरे सब दोस्तों के लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना दो ना, और चाय मत बनाना, उन सबको कॉफी ही पसंद है। रुक जाओ हेतल। क्या भाभी? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए चाय नाश्ता सॉरी कॉफी और नाश्ता बनाऊं, तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? आप फिर से शुरू हो गई भाभी? फिर से क्या? तुम दिन रात मुझे ऑर्डर देती रहती हो और तुम्हें क्या लगता है मैं नौकरानी की तरह तुम्हारी सारी बातें मानूंगी? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोस्तों का नाश्ता मैं बनाऊं तो बना दूंगी, मगर फिर रात का खाना तुम बनाओगी, वो भी मलाई कोफ्ता। मेरा वो खाने का बड़ा मन है। अब तो हेतल को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलती है, वाह वाह, भला मैं आपके लिए आपकी पसंद का मलाई चाप क्यों बनाऊं? हेतल की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? हेतल, अगर तुम सबके लिए रात का खाना नहीं बनाओगी तो मैं भी तुम्हारे दोस्तों के लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी। और तुम हमेशा सबके साथ ऐसा ही करती हो। अगर तुम बाकी सबसे काम निकलवा लोगी और बदले में कुछ भी नहीं दोगी तो तुम सिर्फ इस घर पर एक बोझ बनकर रह जाओगी। यही वजह है कि तुम्हारी मम्मी और भैया तुम्हारे साथ इतना रूखा बर्ताव करते हैं। क्या? क्या कहा आपने? बोझ? आयुषी एकदम सही कह रही है हेतल। तू हम सब से अपने काम निकलवा लेती है, लेकिन हमारे लिए कभी कुछ करने का नहीं सोचती। ऐसे ही करती रहेगी तो हमारे मन से तेरे लिए सारा प्यार खत्म हो जाएगा और तू सचमुच बोझ बन जाएगी। ऐसा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं। अब जाकर हेतल के दिमाग का ताला खुलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आप सबकी बात समझ गई, मुझे माफ कर दो माँ, और चिंता मत करिए भाभी, रात के खाने में मैं आपका मनपसंद मलाई कोफ्ता जरूर बनाऊंगी। हेतल की आंखों में आंसू देखकर और उसकी ये बात सुनकर आयुषी उसको गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, तो फिर मैं अभी तेरे और तेरे दोस्तों के लिए बढ़िया बढ़िया चीज बॉल्स, नूडल्स और पास्ता बना देती हूँ, और साथ में कॉफी भी। ठीक है भाभी। थोड़ी ही देर में हेतल के सभी दोस्त आ जाते हैं और आयुषी खुश होकर उन सब के लिए चटकेदार नाश्ता बनाती है। आखिर में आयुषी का एक हाथ ले और एक हाथ दे मिशन काम कर ही जाता है और हेतल सुधर जाती है।